Namaste everyone, welcome to our YouTube channel or this course wherever you're watching this video. चैप्टर नंबर 3 हमें शुरू करना है टर्म 1 के रिवीजन के लिए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में क्योंकि मतलब पता ही नहीं चलेगा कब कब में ये चैप्टर शुरू हुआ और कब कब में ख़त्म हो जाएगा। राइट, दैट्स अबाउट इट। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? सबसे पहला सवाल। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट लाइक फर्स्ट टॉपिक को, यू गाइज हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए, अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो कोर्स का डिस्कशन फोरम ऑन है, आप वहाँ पे मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपको ये जो पूरी मेथडोलॉजी है रिविजन वर्क बुक बेस्ड रिविजन वाली जो है, ये मेथडोलॉजी आपको कैसी लग रही है? बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिक दैट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड मेरी नज़र में तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं देखा कि कोई और टीचर्स भी ये कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी प्लान टू डू न्यू एट स्कॉलर 91। सो यू गाइज हैव टू लेट अस नो योर कमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आना चाहिए। राइट, तो येस, यू गाइज आर द जज ऑफ दिस, लेट अस नो। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि आप अगर इस तरीके से रिवाइज करते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाएंगे। राइट, चलिए ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1 एंड दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है इंडिविजुअल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। वो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारे इन जनरल पब्लिक हो सकती है। राइट, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, वो फॉर्म करता है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल। तो ये क्या हो जाएगा? सम टोटल of all individuals, institutions and forces that are outside the control, that are outside the control of a business and enterprise, but they are going to affect its performance। यानी वो है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, उसकी परफॉर्मेंस उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस से इम्पैक्ट होती है। एंड दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। अब हमें क्या करना है? हमें 7 फीचर्स करने हैं। तो मैं पहले आपको सारे फीचर्स लिखवाती हूँ, क्या फीचर्स हैं। देखो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे स्कॉलर 91 पे। अगर आपको ये नोट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ डाउनलोड करने हैं, फ्रीली अवेलेबल है, नो कॉस्ट एट ऑल। वी हैव पुट इन ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन क्रिएटिंग दिस, बट क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को सर्व करना है, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस फॉर फ्री। ओके, तो आप इनको यूज़ करिए, और आप इनको यूज़ करिए, प्रिंट आउट निकालिए और फिर जो है फिल आउट करिए मेरे साथ साथ। मेरे साथ साथ नहीं करोगे बेटा, नुकसान आपका होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी वीडियोस देख लो, आप कितने ही ज्ञान की बातें सुन लो, बट अगर आप खुद के अपने हाथ से नहीं लिखोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। स्पेसिफिकली मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर बिजनेस, फॉर एग्जांपल जैसे CBSE के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने जाते तो नंबर नहीं आने वाले। राइट, सबसे पहला फीचर जो है, फीचर मैंने क्या बताया था, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें तो उसके कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो वो उसके फीचर्स हैं। सो पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब समझेंगे, पहले सारे देख लेते हैं, फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सेकंड पॉइंट में स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हैं। थर्ड में है इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। फोर्थ में है आपका डायनामिक नेचर, लिखते डायनामिक नेचर। अगला है अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिर आपका कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट में आपका है आपका रिलेटिविटी। राइट, अभी लिख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस, फोर्थ इज डायनामिक नेचर, फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देन लास्ट में रिलेटिविटी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक में।
या आपको इसके आगे कुछ और पॉइंट्स लिखना है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन यू द पॉइंट हियर. टोटलिटी ऑफ द बिजनेस यानी हमारे एक्सटर्नल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नली जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सम टोटल ऑफ दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज होती हैं. स्पेसिफिक फोर्सेज वो होती हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन है ये, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. उसके अंदर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज हैं. स्पेसिफिक फोर्सेज वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं. ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स, इंडिविजुअल सप्लायर्स, कहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनके कस्टमर्स, उनके खुद के इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है. ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं. अगर इनमें कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर ने बंद कर दिया बिजनेस, वाह हमें बहुत बढ़िया हो गया. कॉम्पिटिटर ने बिजनेस एक्सपैंड कर दिया, हमारे लिए नुकसान हो गया. ठीक है. सप्लायर ने बिजनेस बंद कर दिया, हमारे लिए नुकसान हो गया. सप्लायर ने बिजनेस बढ़ा दिया, चीपर रेट पे अब माल प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद. ये वो फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं. जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सभी को इम्पैक्ट कर रही हैं, हमारी कंपनी को भी, इस इंडस्ट्री में हमारे जैसी और कंपनियों को भी. उसमें क्या क्या फोर्सेस आ जाती हैं? पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस. ठीक है. और ये सब इनडायरेक्टली इंडिविजुअल फॉर्म को इम्पैक्ट कर रही हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर रही हैं. ठीक है. तो यही क्या है डिफरेंस है. यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे लिखो कि दे अफेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिक जो है कैसे करती हैं? डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, राइट. और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे खुद के कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, और हमारे जो जेनेरिक या फिर जनरल फोर्सेस हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं? इनडायरेक्टली करती हैं. और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोशल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल, एटसेट्रा. ठीक है. लीगल भी लिख लो अगर लिखना है तो, राइट. अगला है इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस का नाम से आपको क्या समझ आ रहा है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो उसके चक्कर में फेमस क्या क्या हुआ? डाइट कोक, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, और योगा रिट्रीट्स, हेल्दी फूड, आपका डाइट वाला फूड, जिम्स ऑनलाइन होते हैं आजकल तो सेशंस, योगा, मेडिटेशन, सो मेनी थिंग्स. मतलब फेमस अवेयरनेस हुई है हेल्थ की, उससे रिलेटेड कनेक्टेड जो भी सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ गया. अगला पॉइंट है डायनामिक नेचर का. डायनामिक नेचर, आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस पॉइंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज. डायनामिक, हमारा जो नेचर है वो है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है बहुत ही डायनामिक है. आज कुछ और तो कल कुछ और होगा. ठीक है. तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स हों, चाहे वो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होना हो, ठीक है, कहाँ नोकिया होता था, कहाँ फिर एप्पल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को. ठीक है. कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, किसी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया. ये सभी चीज़ें एक्सटर्नल हैं, लेकिन इन सब का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. अनसर्टेनिटी, कल किसने देखा है? ये डायलॉग ज़रूर लिख लेना, कल किसने देखा है. बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर, पता नहीं कल को क्या होगा, लेकिन फिर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोचते हैं कि जी हमें प्लान करके रखना है. हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका फीचर ये है कि वो बड़ा ही अनसर्टन है, पता नहीं कल को क्या होगा, राइट. एंड देन सिंस द चेंजेस आर टेकिंग टू फ्रीक्वेंटली, इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि वो उन चेंजेस को स्टडी करे और अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए. अगला है कॉम्प्लेक्सिटी. अगर आप इंडिविजुअली उनको पार्ट्स में ब्रेक करके देखोगे तो लगेगा कि हाँ चलो समझ आ रहा है, बट इफ़ यू लुक एट द बिजनेस एनवायरनमेंट इन इट्स एंटायरिटी, इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इट रियली इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि एक तो इंटर रिलेटेड है, डायनामिक है. अगर आप आज को समझ भी लोगे, आज आप पूरी सारी चीज़ें क्रैक कर दोगे, जी सोशल में ये है, लीगल में ये है, तो कल को सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. आपको एक टीम तो इसी के ऊपर बिठा के रखनी है जो स्टडी करते रहे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाउ कैन वी अडॉप्ट आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस दैट आर
हैपनिंग इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सो क्या क्या हो सकते हैं उसमें, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो अभी हम पढ़ेंगे, जो डिमेंशंस हम पढ़ेंगे, उन्हीं का ही जो उन्होंने बता रखा है कि जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम, अगर आप इसको एंटायरिटी में देखोगे बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा, बट इंडिविजुअली इफ यू ब्रेक इट डाउन इन टू पार्ट्स देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट और द इम्पोर्टेंस। ओके, अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? इंडिया में अलग पॉलिटिकल सिनेरियो है, यूएसए में अलग पॉलिटिकल सिनेरियो है, लाइकवाइज चाइना में अलग है, सीरिया में अलग है। इंडिया में जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है शायद यूएस में उनकी ना हो। यूएस में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो ब्रेकफास्ट सीरियल जो है बहुत फेमस प्रोडक्ट है, वो सेम प्रोडक्ट को एमुलेट करने की कोशिश करी इंडिया में, लेकिन फिर भी नहीं चला। चल क्या रहा है आजकल? वही रेडीमेड पोहा, रेडीमेड उपमा। ठीक है, तो वो ब्रेकफास्ट सीरियल वाली आदत इंडियंस अभी अडॉप्ट नहीं कर। हमारे को तो चाहिए जी, बट सुबह सुबह पराठे मिल जाए। ठीक है, सो केलॉग्स ने बोला भी था, एक मीम चलता है कि केलॉग्स ने जब एंट्री लिया था इंडियन ब्रेकफास्ट सीरियल मार्केट में, तो उन्होंने बोलता कि वी आर गोइंग टू चेंज द हैबिट्स ऑफ इंडियंस, द वे दे ईट देयर ब्रेकफास्ट। एंड अभी थोड़े टाइम बाद केलॉग्स खुद ही पोहा वोहा मतलब बना के सेल कर रहा है। ठीक है, सो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें जो है वेरी करेंगी, चीज़ें वेरी करेंगी, एक कंट्री में डिफरेंट होंगी तो दूसरी कंट्री में डिफरेंट होंगी, एक पर्टिकुलर रीजन का जो प्रेफरेंसेस होंगी वो डिफरेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात वगैरह में जाओ, वहाँ पे तो खाखरा फाफड़ा इतना सब कुछ मिलता है, बट इफ़ यू आर इन नॉर्थ और दिल्ली साइड आपको नहीं देखने को मिलती। अब तो फिर भी देखने को मिल जाती है, बट बहुत साल पहले के बारे में लाइक मैंने तो खुद सुना भी नहीं था इन सब के बारे में। एंड देन व्हेन आई वेंट टू अहमदाबाद एंड देन आई रियलाइज अच्छा यहाँ पे तो लाइक दिस इज सच अ स्टेपल फूड कि जी और कुछ नहीं मिल रहा, खाखरा खा लो, हमारे यहाँ पे नमकीन चलती है। ठीक है, राइट। तो ये था हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे, जो कि है डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाला देख लेंगे अभी, इसको इसमें जो ऊपर नीचे हो रखा है आप उसको इग्नोर करें। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें देखना है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, क्यों हमें तवज्जो देना है बिजनेस एनवायरनमेंट को, अगर ना दें तो क्या दिक्कत होएगी। हाँ, तो इसीलिए हमें पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, हमें नेगेटिव पे नहीं फोकस करना, कि अगर हम इसको तवज्जो दें तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हम ये सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, और फिर हम लिखेंगे भी सही। It enables the firm to identify the opportunities and getting the first mover advantage. नाम से पता चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट है जहाँ पर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर लें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे बिजनेस के लिए बढ़िया हो सकती हैं, देन वी टैप दोज अपॉर्चुनिटीज़, वी आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आईफोन इतना क्यों बिकता है? लाइक इट वॉज नॉट द फर्स्ट फोन जिसने जो आया होगा, बट फर्स्ट smartphone, iPhone, it changed the market, transformed the market completely, and that's why it is having the first mover advantage. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। अगर आप देखोगे अब कितनी सारी डिलीवरी वाली एप्स आ गई हैं जी, खाना डिलीवर करा, डंजो है, जोमैटो, बट जोमैटो लेड द वे, स्विगी लेड द वे, बट देयर आर मल्टीपल जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बहुत बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मारुति उद्योग का एग्जाम्पल मैं दूँ, मारुति उद्योग ने अभी क्या है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो। ठीक है, कार्स का। जब स्टार्टिंग में जब उसे पता चल गया था कि बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आने लग जाएंगी, उन्होंने अंडरस्टैंड करा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें गाड़ी कैसी चाहिए रहेगी, एंड देन उन्होंने अपनी मास प्रोडक्शन करी। एंड अब देखो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है, राइट। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको तभी मिल पाएगा जब आप यू आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर एग्जिस्टिंग इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर जो लोगों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन of opportunities helps businesses to exploit them and gain first mover advantage.
तो आप राइटिंग समझ जाना, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप लिख देना मारुति उद्योग। लाइक इट अंडरस्टूड कि इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, एंड देन उनका ड्रीम था कि भाई हम हर इंडिविजुअल जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं जो इंडिया के, उनको सर्व करना है। एंड दैट्स व्हाई दे केम अप विद रेंज ऑफ कार्स दैट आर सूटेबल इन दैट प्राइस रेंज, जो मिडिल क्लास लोगों को सूट कर सकती है। ओके, and yes, then next, it helps the firm to identify the threats and early warning signals. अगर ये पॉइंट नोकिया को पता होता, याद है ना आपको जब हम छोटे होते थे, खैर आप लोग तो और भी काफ़ी छोटे हैं, आपने कुछ आपके जो सीनियर्स होंगे जो आपसे 5-6 साल या 6-7 साल बड़े हों, उनसे पूछना, नोकिया हर घर में नोकिया होता था, हर घर में नोकिया, मजाक की बात नहीं है ये, ठीक है। तो नोकिया वॉज द लीडर इन द मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, लेकिन उसने नहीं समझा कि भाई एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड या स्मार्टफोन उसकी पूरी मार्केट खा जाएगा। उन्होंने नहीं समझा, दे वर टू कंफर्टेबल वेयर दे वर जस्ट हैप्पी, एन्जॉइंग द प्रॉफिट्स, एन्जॉइंग दिस स्टेटस ऑफ पायनियर इन द मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, एंड देन दे लॉस्ट इट ऑल। री एंट्री किया फिर उन्होंने, अब री एंट्री जैसे उनका हो चुका है नाउ, दे आर डूइंग डिसेंट, ओके, जैसे बट उनका जो पूरा स्टेटस था, जो मतलब पायनियर ऑफ द मोबाइल फोन इंडस्ट्री, दैट इज गॉन नाउ, बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द थ्रेट दैट स्मार्टफोन्स वर हैविंग टू द मोबाइल, टू द फीचर फोन दैट दे वर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स दे रेफर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स and that can affect organizations performance, ठीक है। और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, नोकिया का। और एक लाइन और आप लिख सकते हो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, ये लिखो एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स identify threats on time and take a suitable action, and take it as a early warning signal, and take appropriate action. ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी होगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, राइट। अगला पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। चलो बताओ क्या क्या रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। बिजनेस क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है बिजनेस को। सबसे पहले रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। रॉ मटेरियल के बाद हमें लेबर भी चाहिए रहेगा, मशीन्स चाहिए रहेंगी, राइट, मशीन्स चाहिए रहेंगी, मशीन्स को चलाने के लिए पावर चाहिए रहेगा, और इन सब को क्या देना पड़ेगा, पैसा, तो फाइनेंस चाहिए रहेगा। ये सभी चीज़ें हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, बिजनेस कहाँ से एक्वायर करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, रिसोर्सेज सारे वहाँ से उठाता है। अब इन रिटर्न व्हाट डज इट गिव, इन रिटर्न व्हाट डज इट गिव टू द सोसाइटी, इन रिटर्न द बिजनेस एंटरप्राइज gives its output in the form of goods and services to customers and taxes to government, ठीक है, return on investment टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स देता है। तो अगर मैनेजर्स एग्जामिन कर लेंगे अपना एनवायरनमेंट को, देन दे विल बी एबल टू डेवलप अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे लिख लो कि मैनेजर्स
must examine the external environment and take a suitable course of action. All right. नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. फिर से डायनामिक वाला पॉइंट आ गया है ना कहीं तो डायनामिक ही तो है. तो ये वाला पॉइंट आपको डिलीट करना है. मतलब ये आपको यहाँ पे लिखना है. ये मेरी गलती होगी. आई एम सो सॉरी. चलो ठीक है. इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. यहाँ पे क्या है, डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं जो आए दिन चेंज होता रहता है. क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इतने फास्ट पेस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं कि पता नहीं चलता. तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड एज टू द एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अपडेशंस दैट आर हैपनिंग. ठीक है. सिर्फ टेक्नोलॉजिकली नहीं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो सकती हैं और नया कोई प्रोडक्ट आ सकता है जो हम भी शायद बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. सो external environment changes very fast. ठीक है. फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब चेंज होती जा रही हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है. टर्ब्यूलेंट मार्केट कंडीशंस, कस्टमर की डिमांडिंग कस्टमर्स, मतलब ज़्यादा अब डिमांड करने लग गए हैं. पहले पता नहीं होता था कस्टमर्स को क्या चाहिए, आजकल उन्हें पता है, अवेयरनेस भी है. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है हमें पता है कि भाई कैसे जो है वो बचाव करते हैं. ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है, आप ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हो. जो भी आप बिजनेस सोचोगे, धंधा सोचोगे, बाहर उसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ज़रूर मिल जाएगा. ठीक है. और क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे चेंजेस हो रही हैं. तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मैनेजर को ये सारे चेंजेस एग्जामिन करने हैं. मैनेजर मस्ट एग्जामिन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, एंड देन डेवलप अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. मैम आप इतनी गंदी राइटिंग कैसे लिख लेते हो? आपको खुद भी समझ आ रहा है आप क्या लिख रहे हो? तुम्हारे मन में यही बात चल रही है ना? सुनो, ऐसा है ये ना, पेंसिल से ऐसी राइटिंग आती है. ठीक है. मैं भी सुंदर सुंदर लिख सकती हूँ. देखो वो मोटा भी है ना पेन थोड़ा, बट हाँ ठीक है, काम चला लो यार. आपको शुक्र मनाओ, आपको मेरे नोट से नहीं पढ़ना, आपको अपने नोट से पढ़ना है. चलो अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. यानी वो हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में. तो अभी क्या है कि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि यार फ्यूचर में क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो हम इन एडवांस प्लानिंग करके चल लेंगे. हम डिसाइड करके चल लेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है. एंड देन विल ऑल्सो बी टेकिंग क्विक डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प मिल जाएगी. एंड दैट इज रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सुंदर सुंदर लिखती हूँ. ठीक है. सिंस environment is a source of both opportunities and threats, its understanding and analysis can be the basis for future course of action and will also help in decision making.
ठीक है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे तो आपको प्लानिंग की सुगंध आ जानी चाहिए, हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। और यहाँ पे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे आ जाना चाहिए कि कंपनी क्या पॉलिसी बनाना चाह रही है, डिसीजन मेकिंग हो गया। ओके, ऑल राइट। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का है हमारा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपडेटेड रख रही है कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे हम अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं टू द एक्सटर्नल चेंजेस, तो वो क्यों नहीं आपको लगता कि वो प्रेजेंट में इंप्रूव करेगी, और प्रेजेंट में ही नहीं फ्यूचर में भी इंप्रूव कर पाएगी अपने आप को। एंड दैट्स व्हाई इट विल बी एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकती है। अगर कॉम्पिटिटर्स ये नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल हैव द एडवांटेज, इट विल हैव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानियाँ लिखनी है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up by what is happening in the environment। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली बात लिखो कि enterprises that continuously monitor their environment, and adopt suitable business practices are the ones that are able to improve their performance in the present as well as in the future for a longer period of time। ठीक है ना यार, ये ना वीडियो में ज़्यादा गंदी लग रही है राइटिंग, मुझे रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ तो मुझे अच्छी लग रही है, वीडियो में बहुत बेकार लग रही है। चलो एनीवे, सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस का पॉइंट, और इम्पोर्टेंस के पॉइंट को ज़रा एक बार ऊपर से फिर से नज़र मार लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स इम्बाइब हो जाएं और हमें रिकॉल हो जाएं। सबसे पहला क्या था बच्चों कि दैट इट हेल्प्स that it enables a firm to identify the opportunities and giving them the first mover advantage। second point था threats को identify कर लेना and उनको as a warning, early warning signal लेना। third point जो था वो था कि it helps in tapping the useful resources। हमें resources के बारे में लिख देना है कि क्या क्या resources business acquire करता है external environment से, and in return business क्या देता है, बिजनेस क्या देता है सोसाइटी को या फिर एनवायरनमेंट को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस। नाउ वी हैव टू मेंशन द रैपिड चेंजेस दैट आर हैपनिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, ग्लोबल कंपटीशन और टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। एंड देन वी हैव टू टेल दैट मैनेजर अगर एग्जामिन करे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से, देन ही विल बी एबल टू डेवलप अ सूटेबल प्लान फॉर द फ्यूचर। ओके, अगला पॉइंट था दैट इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही समझ रही है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं, देन इट विल फॉर्म द बेसिस फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, एंड देन उसको उसमें भी हेल्प मिल सकती है पॉलिसी मेकिंग में भी। एंड लास्ट में था इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कोई ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली अपने आप को कंटिन्यूसली अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही है एंड उनके अकॉर्डिंग सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है, डेवलप कर रही है, देन दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट ओनली गोइंग टू इम्प्रूव इटसेल्फ इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द फ्यूचर। ओके, एंड अब हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिमेंशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि ऊपर से देखते हैं कि वो हैं क्या। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो घबराएं ना, कई बच्चों को घबराहट होनी शुरू होगी कि मैम ये क्या करा रहे हो आप। अरे घबराओ मत, साथ रहो, इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो इसमें भी घबराओगे क्या। अगला है सोशल एनवायरनमेंट, अगला है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड लास्ट में है आपका लीगल एनवायरनमेंट। ओके 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 मैम, देखो सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, अब आप करा भी बहुत आसान तरीके से दीजिएगा।
कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है टर्म वन का। तो हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कि वो कीवर्ड्स हम अपने दिमाग में डाल लें कि अगर वो कीवर्ड्स हमें सिमिलर कीवर्ड्स एग्जाम में दिखे तो हमें पता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ये यहाँ पर आपका लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप ये कॉम्पोनेंट है और आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट को बताता है, दर्शाता है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रू टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो वो आपका तुरंत टेस्ट भी हो जाएगा। सो इट्स अ क्वेश्चन जो हम साथ में करने वाले हैं। अगले 15 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, ज़रा आप लिखना शुरू करें, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए कि भाई सबसे पहले जी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट आ जाएंगे, ओके। फिर जो है डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी लोगों की, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी लोगों की। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट आ जाएगी, स्टॉक मार्केट में जो इंडाइसेस होते हैं वो आ जाएंगे, ओके। और वैल्यू ऑफ रुपी आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी, ठीक है, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। एंड देन ऑल भी लाइक पैसे से रिलेटेड चीज़ें ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर मोबाइल ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म में आपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं, अभी इंटरेस्ट रेट्स बड़े कम हो रखे हैं, आए दिन मुझे लोन के फ़ोन आते रहते हैं, मैडम आपके HDFC अकाउंट में लोन मिल रहा है, आपके ICICI अकाउंट में लोन मिल रहा है, आपके एक्सिस बैंक में लोन मिल रहा है, मैडम प्लीज़ लोन ले लीजिए, मैम बाइक का लोन है, हायाबुसा ले लीजिए मैम, आप प्लीज़ ले लीजिए, मैम गाड़ी का लोन मिल रहा है, 15 लाख का लोन है, आप ले लीजिए मैम, प्लीज़ ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए मुझे लोन, मैम होम लोन मिल रहा है, घर तो चाहिए होगा, कहाँ रहती हैं आप, रेंट पे रहती हैं क्या, घर लोन ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया। क्या है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, सरकार ने इंटरेस्ट रेट जानबूझ के कम करे हुए हैं ताकि लोग लोन लेने पर क्या हो जाए, प्रभावित हो जाएं, मतलब उत्सुक हो जाएं, दे बेसिकली वो लोन ले लें, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हो जाए लोन लेने में। तो ये है भाई हिस्सा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, लो इंटरेस्ट रेट है तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि चलो अब कस्टमर जो है, कस्टमर के पास थोड़े पैसे आएंगे, लोन लेके वो सामान खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, घर खरीदेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो किसका, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। यार राइटिंग अब तुम काम चला लो, ठीक है, बस ऐसे ही है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट हमारा जो डिमेंशन है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिशन, कल्चर, प्रेफरेंसेस, वैल्यू, सोसाइटी के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिजनेस से, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें। तो आइए ये लिखते हैं इसमें कौन कौन सी सोशल फोर्सेज आती हैं। सोशल फोर्सेज कौन कौन सी आती हैं जी इसमें, customs and traditions, values, society, so social trends, and then society's expectations from the businesses, ठीक है। अब आपने देखा होगा दिवाली आने वाली है, जो मिठाई वाले होते हैं, हल्दीराम का तो बिज़नेस, ओम स्वीट्स का बिज़नेस, तुलसीज का बिज़नेस छप्पर फाड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे इकोनॉमी में भी बूस्ट मिलता है कि पैसा सर्कुलेट होना शुरू होता है, बिकॉज लोग खर्च करने पे उन्हें अच्छा लगता है, त्यौहार पे खर्च करते हैं। इंडिया में धनतेरस पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदारी होगी, आपको पता ही है, कुछ ना कुछ तो खरीदना है। कुछ कितनी स्कूटी निकलती हैं, आइडिया भी है, कितनी एक्टिवा निकलती हैं, मतलब एडवांस में बुकिंग होनी शुरू हो जाती है कि धनतेरस को निकलेगी, बुकिंग नहीं होती है फिर उसके बाद, उस दौरान अगर आप जाओगे जी, वेटिंग है, वेटिंग, सीरियसली एक्टिवा की बुकिंग की वेटिंग। नॉर्थ में तो इतना जो है हमारे होता है, आपके मुझे नहीं पता लाइक हाउ द सिनेरियो इज इन साउथ और मे बी इन द वेस्ट, सो बट यहाँ पे तो बुकिंग ही नहीं होती है भाई।
ठीक है। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, जो सोसाइटी उनको हाई एस्टीम मतलब हाई रिगार्ड्स जिनको करती है, पूजा करना, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हैविंग अ स्टेबल मैरिड लाइफ, ऐसे करके, राइट, ये सभी चीज़ें हैं। अब इसका भी जो है आपको एग्जांपल दें कि आजकल वही फिर हेल्थ और अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, ऑर्गेनिक दही, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, हर चीज़ ऑर्गेनिक। तो ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस का, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस लेड टू इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिख लो, ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, बॉटल जिम, बॉटल वाटर, फूड सप्लीमेंट्स, कुछ भी लिख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बट लिखना ज़रूर है मैम, MCQ है मैम, लिखना ज़रूर है, बात ख़त्म। अब भी आदत डालोगे, टर्म 2 तो नहीं है ना MCQ, टर्म 2 में तो लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है भाई। ओके, चलिए हम चलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। सबसे फेवरेट लगता है मुझे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की बात है। फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं इसमें? फोर्सेस आती हैं इसमें साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। अब ये जो कोविड की वैक्सीन बनी है, ये क्या है? साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है। लोगों के पास पता ही नहीं था कि वैक्सीन कैसे बननी है, साइंस में बढ़ोतरी हुई है, साइंस में उन्नति हुई है, तब जाकर वैक्सीन आया है इंडिया में, अमेरिका में, ठीक है। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस that are happening, okay, new ways of producing goods and services, new ways of producing goods and delivering services. पहले आपको कार्डियो एरोबिक्स करने जाना होता था, जिम में ही जा पाओगे, आजकल सब ऑनलाइन, जूम का सेशन भेज देते हैं ट्रेनर्स, ठीक है, एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, ओके, एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस बेसिकली, ठीक है। और इसमें जो है आप क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टाइपराइटर से कंप्यूटर बेस्ड, टाइपराइटर to computer based workbook, computer based word processor, right, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। and these are all responsible for creating new types of businesses, right। अगला है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाम से पता चल रहा होगा, कई लोगों के घर में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, एंड यहीं से ही घर से ही जो है पहली प्लेस होती है जहाँ पे बच्चे का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स एंड पीपल जिन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, एंड आई एम वन ऑफ देम, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? देखो, पॉलिटिकल कंडीशंस किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती हैं, पीस मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस, जनरल स्टेबिलिटी, आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर फॉलो हो रहा है, जनरल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। देखा है ना, जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है, क्या इतनी ज़्यादा, मतलब जुलूस पे जुलूस निकल रहे होते हैं, बहुत अनरेस्ट हो जाता है, रायट्स हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, मर्डर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड पीस इन कंट्री, अरे भाई इन्होंने म्यूज़िक चला दिया है, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक एटीट्यूड्स that elected government, ये पूरा डांडिया नाइट होने वाली है आज that elected government representatives have towards businesses,
अब यहाँ पर हमें रिलायंस और मोदी सरकार का जो प्रेम है, गहरा प्रेम है, उसके बारे में कहने की तो ज़रूरत है नहीं, बट आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वन थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, कैन शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस, कैन शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन्स हु आर रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है इसमें, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। ठीक है, शेक कर देता है कॉन्फिडेंस। गाना सुनाई दे रहा होगा, ढोली तारो ढोल बाजे, ओ ढोली तारो, ओ ढोली तारो। चलो मैम पढ़ाई करने दो, हमारे एग्जाम चल रहा है। ठीक है, फाइन, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस पीपल, इन द बिजनेस पीपल, the business people to invest in long term projects। देखो मुझे एग्जाम भी नहीं देना है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, तुम मेहनत देख रहे हो, और अगर आप मुझे देखकर नहीं लिख रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म। ए बेटा एक काम करो, एक चुल्लू ले आओ, चुल्लू भर पानी में, उसमें डूब मरना, ठीक है, लिखो, शर्म नहीं आनी तुम्हें। चलो, लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट किस चीज़ से रिलेट करता है? हमारी कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ये वर्ड दिखे जहाँ पर पॉलिटिकल लीगल समझ लेना, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड, वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ, बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस ही नहीं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पास्ड बाय the government authorities, government या फिर government authorities, ठीक है। और कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट की जजमेंट्स भी जो है लीगल का पार्ट बनती हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जी हमें नहीं पता था कि जीएसटी भरना होता है, सरकार को नहीं भरना होता। सरकार ने तो इशू कर रखा है, अब उसको मानना, यू आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे नॉलेज नहीं थी, हम कैसे करें। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको वो बैठ कर सिखाए, उसका काम है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, पॉलिसीज बनाना। फिर सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, बिजनेस ओनर्स की जिम्मेदारी है कि आप उन सभी चीज़ों को पढ़ें, या फिर आप प्रोफेशनल्स को हायर करें, तभी सीए लोगों को हायर किया जाता है कि आप समझिए सरकार क्या चाहती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम सारे कंप्लायंसेस करेंगे, ठीक है। तो वो जीएसटी हो, आपका इनकम टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, टीडीएस हो, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफेशनल्स पढ़ते हैं और वो बिजनेस को गाइड करते हैं, ठीक है। तो इनकी एडिक्वेट नॉलेज होना, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, adequate knowledge of rules and regulations framed by the government is a prerequisite, for better business performance। ठीक है जी, हाँ जी। और नॉन कंप्लायंस होगा, पेनल्टीज लगेंगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है लोगों को, लीगल खामखा लीगल सूट्स फाइल होंगे आपके अगेंस्ट में। तो आप ये भी लिख लीजिए कि नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन, नॉन कंप्लायंस कैन लैंड द बिजनेस इनटू लीगल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1962, आपका फेवरेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके जी। अब आ जाते हैं मेन कहानी पर। यहां पर आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बताइए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डायमेंशन है, लीगल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, ठीक है। रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं? रेगुलेशंस, रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, कौन सा आ जाएगा? लीगल, यस, हाँ जी। कंसर्न्स विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है। सोशल, वेरी सिंपल, जहां पर सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, ह्यूमन लाइफ,
ह्यूमन लाइफ की मॉर्टैलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, सब यहाँ पे सोशल आ जाएगा, राइट। अगला है आपका प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम। मैम क्या बात कर रहे हो मैम, हमें बताने दो इसका तो मैम पॉलिटिकल होगा। यस यू हर्ड इट, बिल्कुल सही आपने सोचा, पॉलिटिकल है इसका। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मैम इसका प्लीज हमें बताने दो, इसका प्लीज हमें बताने दो। मैम इसका आंसर है इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचा है, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का क्या रोल हो सकता है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर ही है ना, इकोनॉमिक डिमेंशन ही है। द डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। मैम यहाँ पे पॉलिटिक्स आ रहा है तो ये पॉलिटिकल होगा। यस बिल्कुल यार, सीख गए हो आप लोग, मतलब आइडेंटिफाई करना है ऐसे पक्का। अगर एमसीक्यू आया ना इसमें से, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट रेट। मैम आपने जीडीपी के लिए बोला था कि इकोनॉमिक में जाएगा, तो ग्रॉस नेशनल जो है ये किस में आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी मैम इकोनॉमिक में जाना चाहिए। एंड पर कैपिटा इनकम है, आपने वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम की बात करी थी, तो पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक होना चाहिए। बिल्कुल सही गाइस। अगला है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स ह्यूमन से रिलेटेड है, सोशल, ठीक है। कोर्ट की जजमेंट बिना सोचे आंसर लीगल दे दो इसका, ठीक है। Dominant ideologies and values of major political political factor. Customs and traditions. Social, yes, social. Society की expectations, traditions, customs, values, ये सब हमारा social में जाएगा. The nature and profile of political leadership and thinking of political personalities. बिना सोचे समझे, आंख बंद करके भी इसका आंसर दोगे ना, सही हो जाएगा, political आएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर। मैम बड़ी देर बाद टेक्नोलॉजिकल आया है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही होएगा ये तो, ठीक है। पब्लिक डेट, ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे शायद से, कुछ लोग सोच रहे होंगे सोशल है क्या। अरे जहाँ पैसा इन्वॉल्व है इकोनॉमिक, पैसा इन्वॉल्व है इकोनॉमिक, बात खत्म, ठीक है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पैसे से रिलेशन है तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक आ जाएगा। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सोशल आएगा, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। शिफ्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, सोशल, यस, ठीक है। लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, legislation, rules, regulation, legal, yes. Political institutions like the government and the allied agencies, political. Money supply, internet, technological. Money supply in the economy, money supply क्या होगा? Yes, very simple, economic, पैसे से relation है, economic. Birth and death rates, सोच लो, सोशली सोचोगे ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो फिर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एजुकेशनल सिस्टम्स एंड लिटरेरी रेट्स। मैम ये हमें, इससे हमें ना सोशल की खुशबू आ रही है। यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, सोशल की ही होनी चाहिए। कंजम्पशन हैबिट्स, मैम ये हमें लग रहा है कि ये इकोनॉमिक होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, पैसे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कंजम्पशन हैबिट्स की बात हो रही है, तो ये आपका सोशल ही होगा। रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजिकल बच्चा, ठीक है। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है, तो ये लीगल होगा कि पॉलिटिकल होगा। अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं हुई है, सरकार जो एक्टिव है, जो किस में है, सेशन में है, जो उसके इंटरवेंशन, कितना उसका इंटरवेंशन हो सकता है, ये आपका पॉलिटिकल है। पॉपुलेशन शिफ्ट बताओ किस में आएगा। 1 second, the extent and nature of government intervention, 1 second, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन शिफ्ट सिंपल सी बात है, सोशल से रिलेटेड है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम ये वाला कर रहे थे ना, हमने जब ये करा था लीगल वाला, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, लीगल वाले में हमने एक्ट तो देखी थी, पर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी
कि आपने देखा ना सिगरेट के डब्बे पे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आपने कभी भी अल्कोहल की ऐड नहीं देखी होगी टीवी पे। आपने वो सोडा बेचते हुए, बैक पाइपर का सोडा, ठीक है, मैकडॉवल्स का जो है सोडा, वो सब सोडा सेल कर रहे हैं, दे नॉट सेलिंग अल्कोहल। वो टीवी पे ऐड कभी भी अल्कोहल की नहीं करते हैं। सो ये हमारा जाएगा लीगल में। किस में जाएगा जी? हमारा लीगल में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, तो ये पैसे से रिलेटेड है, हमारा इकोनॉमिक आ जाएगा। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा क्या रिलेशन है, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये तो किससे रिलेटेड है? सोशल, पैसे से रिलेटेड है, एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। टेलीकॉम, कम्युनिकेशन से आप टेलीकॉम भी समझ सकते हो, तो ये हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इकोनॉमिक। प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक। कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, सोशल। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, पैसा, इकोनॉमिक, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। लास्ट वाला वर्ड ध्यान दोगे तो शायद आपको समझ आएगा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, सोशल आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने लिखा होगा मेरे साथ साथ प्रॉपर। इस चैप्टर में थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा था, ठीक है, बट आपने लिखा होगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर एग्जाम फ्रॉम, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में पूछा था, आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, या फिर डिस्कशन फोरम पे बताओ। आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। प्लीज़ गो हेड विदाउट एनी हेजिटेशन, पूछो, विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू ऑल। एंड ऑन दैट नोट, नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, इतना देर वीडियो देखे हो तो YouTube पे जाकर सब्सक्राइब कर लो स्कॉलर 91 को। ऑलराइट, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।